नीतीश कुमार बिहार की सरकार बर्खास्त कर देंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के जो मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी हैं उनको बर्खास्त कर देंगे? नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे सत्ता हस्तांतरित कर लेगी। दिल्ली में एक बैठक चल रही है। बार-बार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के कई साथियों को अपने अ, सहयोगियों को बर्खास्त कर सकते हैं। नीतीश कुमार हर हाल में विपक्ष जब कमजोर होगा तो नीतीश कुमार को उसका घाटा निश्चित रूप से होना है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। बाबा वानी में आपके साथ बिहार की वर्तमान स्थिति और देश भर में हो रही राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए आए हैं। इस चर्चा में आज हम आपका 10 से 15 मिनट समय लेंगे और उस समय को यूं ही जाया नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी भी जरूरी है। बाकी की खबरों में तो हम आपसे बात कर लेते हैं, लेकिन आज हम जिस बात को लेकर के आए हैं उसमें एक चर्चा गंभीरता से दिल्ली से लेकर के पटना तक हो रही है और नीतीश कुमार के पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई टीम मैच जीतती है तो जीत का भी समीक्षा होता है और हारती है तो हार का भी समीक्षा होता है। भले हार की समीक्षा करने वाले लोग अपनी समीक्षा किस स्तर पे कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है उस जानकारी के अनुसार जो आपने सुना भी होगा कि एक समीक्षा विपक्ष ने किया है और विपक्ष ने उस समीक्षा के बाद खास करके विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने समीक्षा करके लालू प्रसाद जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हैं उनके पास सौंप दिया है, क्योंकि सेकंड कमांड जो है वो अब देश में नहीं है और उनके अब्सेंटी में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक समीक्षा इस देश की मीडिया, राजनीतिक घराने और बहुत लोग कर रहे हैं। उस समीक्षा में एक बात बार-बार ये रिपीट की जा रही है कि क्या नीतीश कुमार बिहार की सरकार बर्खास्त कर देंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के जो मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी हैं उनको बर्खास्त कर देंगे? ऐसा पहले हो चुका है, इसलिए इतिहास के पन्नों से वो उठा करके देखा जा रहा है। तो आखिर वो ऐसा होगा क्यों? 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं, लेकिन संभावनाओं से मैं इतर नहीं जा सकता हूं। जो संभावनाएं हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चीजें तथ्य सामने नजर आ रहे हैं, उससे भी आप नजर चुरा के नहीं जा सकते हैं। परिस्थितियां हैं, इतिहास है। इतिहास निश्चित रूप से अपने आप को दोहराता है, कहा जाता है, और नीतीश कुमार ने भी इतिहास दोहराया है। 5 बार चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, और 5 बार में 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। 11वीं और 12वीं बार की भी चर्चा हो रही है। ये 11वीं और 12वीं बार निश्चित रूप से होनी तो चाहिए 2030 में, या फिर जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो। लेकिन इस बार चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, जिस मजबूत स्थिति में है, क्या उसमें वो सहज है? क्या ये जो विपक्ष बार-बार कह रहा है नीतीश कुमार दबाव में हैं, नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे सत्ता हस्तांतरित कर लेगी। दिल्ली में एक बैठक चल रही है, नीतीश कुमार के कुछ लोग हैं जो दिल्ली की बैठक में शामिल हो रहे हैं, और ये बात और इसका सुगबुगाहट, इस आग का धुआं जो है कहीं ना कहीं उठा है तब जब अमित शाह के आवास पर तथाकथित रूप से, मैं इसका गवाह नहीं हूं, लेकिन जो मीडिया में चर्चा चल रही है, जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, उसमें 2 लोग जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, एक ललन सिंह और दूसरे संजय झा। मैं इसका गवाह नहीं हूं, मैं पहले आपको बता दूं। इन 2 लोगों के साथ एक और लोग यहाँ पटना से मौजूद थे, बिहार से मौजूद थे। ये कौन थे ये मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व के थे, जो अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद अचानक से संजय झा का बयान बदला। संजय झा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो भी बयान उनसे या पूछा जाता था उनसे जब भी निशांत के बारे में, तो वो उससे इनकार कर देते थे, साइड हो जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने निशांत के साथ रहते हुए एयरपोर्ट पे दोनों मिले थे, और ये 2-3 दिन के बाद हुआ था, जब वो मीटिंग हुई थी उसके बाद हुआ था। मैंने इस पर एक खबर किया था। इस खबर के बाद कई क्वेरी मेरे पास आई, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने कहा कि मैं उस जगह मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ, जो चीजें, जो तस्वीरें, जो बॉडी लैंग्वेज और जो बयान आए हैं, उसके आधार पर मैंने जो खबर की है, मैं उस खबर पर अभी भी टिका हुआ। उसका अगली कड़ी ये है कि बार-बार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के कई साथियों को
अपने सहयोगियों को बर्खास्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे का भी कारण मैंने आपको बताया। इससे पहले नीतीश कुमार कर चुके हैं, ये भी प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में इसकी नौबत क्यों आएगी और आखिर इसकी चर्चा क्यों चल रही है? तो पहली चर्चा जिसकी चर्चा मैंने की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निशांत को इन करा करके और नीतीश को आउट करने की प्रक्रिया चल रही है। मैंने एक संभावना ये भी बताई थी कि ये 2026 के बाद हो सकता है, 2026 में भी हो सकता है। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनने का या उसके बाद उपराष्ट्रपति बनने का मौका दिया जा सकता है और नीतीश कुमार सत्ता हस्तांतरित कर सकते हैं। नीतीश कुमार इतना आसानी से सत्ता हस्तांतरित कर देंगे ये लगता नहीं है। निशांत की एंट्री नीतीश कुमार कराएंगे, कोई और नहीं कराएगा। ये भी बात सबको पता है क्योंकि इसका फैसला तो अंततः नीतीश कुमार को ही लेना है। नीतीश कुमार को लेकर के कई ऐसी बातें कही जाती हैं। 14 जनवरी के बाद ये कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल तेज होगा। हालांकि हमें जो जानकारी है कि 100 दिनों का टारगेट है, उस 100 दिनों के टारगेट में नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाएं, रणनीति जो उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया है उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति बनी है कि बीजेपी नीतीश कुमार की कुर्सी और सत्ता दोनों हस्तांतरित करना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी हमने आपको बताया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव पूर्व तो ये बात मैंने भी मान लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार पर ये ठप्पा लग जाए कि परिवारवादी वो हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जाती है उसमें समाजवादी चोला के अंदर जो नीतीश कुमार का भगवाकरण है उसकी भी चर्चा खूब होती है। इसलिए चर्चा होती है कि नीतीश कुमार विशुद्ध समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को भी अब तक नहीं लाया, उनके परिवार से कोई नहीं है, इन सारी बातों की चर्चा खूब होती है। लेकिन इसके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल में जो खबर हमने भारत लाइव पर भी दिखाया है, 9 ऐसे मंत्री हैं जो परिवार कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उनके परिवार की एक लेगेसी रही है और अगर वो जाते हैं दूसरे खेमे में तो वहां भी परिवारवाद उनके साथ जुड़ जाता है। वहां जाने के बाद जब जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, महागठबंधन, कांग्रेस के साथ गए हैं तब तब उनके परसेप्शन, उनके बयान और उनके विरोध के स्वर जो है वो बदले हैं। उन्होंने तब तब भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो कहा है वो सबके पब्लिक डोमेन में है, उसमें कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 20 से 21 सालों में जो नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं उसमें जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है, लगभग 1/3 हिस्सा, 34-35% का हिस्सा जो है वो खर्च होता है विभिन्न तरह के सामाजिक योजनाओं के माध्यम से, जिसमें एक सामाजिक योजना और जुड़ गई तो अगले बजट के समय में वो भी आपको देखने को मिलेगा। वो आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये 35% से 34% से और आगे हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने, आपको पता है कि 10,000 रुपया जो दिया है करीब 1.5 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं को, वो पैसा ऑलरेडी सामाजिक जो योजनाएं हैं उसी के तहत आता है और उस योजनाओं के तहत नीतीश कुमार लगातार इसको देते रहे हैं। ये नीतीश कुमार के वोटर भी हैं और नीतीश कुमार को पिछले 25 वर्षों से 20 वर्षों से लगातार सत्ता में बनाए हुए भी हैं। इन सभी बातों को लेकर के जब मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने लिया था 2005 में, तब से लेकर के अब तक 10 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। इस बीच में एक बार उन्होंने मंत्रिमंडल 2013 में बर्खास्त किया था, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी आपको की है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार जब जब पाला बदलते हैं तो उनका एजेंडा भी बदल जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ये लोग आते हैं तो इनको वो लोग परेशान करते हैं। ये लोग और वो लोग कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार इस बार फिर से, जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, कि वो कहीं नहीं जाएंगे। पहले भी उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर से ये दावा कर रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। इसमें आपको बता दें कि नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी इस जीत के बाद कहीं ना कहीं अब चर्चा करने लगी है और नीतीश कुमार की इस जीत को जो बाइडन का जिस तरह का फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले से जोड़ करके देख रही है। वो भी रेवड़ियां बांटते हैं और चुनाव जीतते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसमें लगभग बिहार के
13.5 करोड़ 14 करोड़ जो लोग हैं आज भी नीतीश कुमार को अपना मुखिया मानते हैं। उन्होंने कई तरह की बातें सामने लाई, जंगल राज से दिलाया, क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कुछ आपको जानते हैं। उन्हीं लोगों के साथ फिर चले गए, फिर भी बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, वो चाहती है कि नीतीश कुमार के रहते हुए ही वो नीतीश कुमार से सत्ता का हस्तांतरण कर ले। अब नीतीश कुमार के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, जो चीजें मैं बताता आ रहा हूं उस पर आप देखिएगा कि चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष के पास मुद्दा कम नजर आ रहा है। नीतीश कुमार हर हाल में, विपक्ष जब कमजोर होगा तो नीतीश कुमार को उसका घाटा निश्चित रूप से होना है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना है। जितना विपक्ष कमजोर होता जाएगा उतना नीतीश कुमार का प्रभाव कम होगा और उस प्रभाव के कम होने से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि वो सत्ता का हस्तांतरण कर दें। क्या नीतीश कुमार ये चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार इससे पहले भी आपको याद होगा 2020 में खुद कमजोर तो हुए थे, लेकिन तब राजद मजबूत थी, विपक्ष मजबूत था। नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। इस बार नीतीश कुमार मजबूत हैं जैसे 2010 में मजबूत थे और विपक्ष जो है उसमें से अधिकांश लोग भाजपा के साथ जाना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार के साथ वो जाने में कहीं से कोई उन लोगों को हिचक नहीं है, लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं जा सकते। जैसे AIMIM के जितने भी मुस्लिम नेता हैं, 5 हैं, पांचों का ये मानना है कि नीतीश कुमार यदि सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार यदि उस खेमे से बाहर आते हैं तो वो उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हालांकि उनकी मुलाकात भी हुई है, उसके कई परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन लोगों को नीतीश कुमार के साथ जाने में कोई असहजता नहीं है। वो भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। भाजपा 89 सीटों पर है, नीतीश कुमार से 4 सीट ज्यादा, 85 पर नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार इस बार बड़ी पार्टी बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार कभी भी राजद को कमजोर नहीं करेंगे और न ही वो, बार बार मैं ये बता रहा हूं कि वो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको अपनी तरफ मिलाना चाहेंगे। नीतीश कुमार उन लोगों को इसलिए जीवित रखना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार 2013 वाली कहानी को एक बार फिर से दोहरा दे। यानी सीधी तौर पे एक उम्मीद जो है अभी भी लालू प्रसाद और विपक्ष के पास जीवित है, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो 35 के आसपास है और नीतीश कुमार को इतने ही लोगों की जरूरत भी है। 2 अन्य हैं, जिसमें से एक IP गुप्ता है और एक BSP से है। इन सभी को मिला करके अगर देखा जाए तो सीधी तौर पे एक बात तो साफ नजर आती है कि 41 के आसपास ये संख्या होती है और 41 लोग अगर मिल जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से गैर भाजपाई सरकार, गैर NDA सरकार बनाने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ एक बड़ा मौका यह है कि जिस तरह से छटपटाहट मैंने खबर किया था, आपने देखा भी होगा, जिस तरह से छटपटाहट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ है, वो भी चाह रहे हैं कि उनको और भी कुछ मिले और नीतीश कुमार के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद जब अपने कोटे के मंत्री पद नहीं भरे हैं तो ये संशय और ज्यादा गहरा हो जाता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ आएंगे? 6 विधायक हैं कांग्रेस के, क्या वो नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं? तो नीतीश कुमार को 15 के आसपास जो मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है उसमें से उन लोगों को भरेंगे। क्या IP गुप्ता उधर जा रहे हैं? क्या BSP वाले वहां जा रहे हैं या फिर राजद छूट के जा रही है? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो इस तरह का खेल करें। नीतीश कुमार एक संभावना जो है प्लान B पर काम करना हमेशा चाहते हैं और राजनीतिक अवसरवाद के प्रतीक के रूप में नीतीश कुमार को देखा जाता है। इससे कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है। जब जब जरूरत महसूस हुई है नीतीश कुमार ने राजनीतिक जो है वो अवसरवादिता का उदाहरण दिया है और पाला बदल लिया है। मौका मिलते ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी बचाने के लिए, जो पार्टी समाप्त होने की बात 2022-23 में कही जा रही थी, जिसको लेकर के एक बयान भी आया था, जिसके कारण नीतीश कुमार ने 2022 में अपना पाला भी बदला था, उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद को मजबूत किया है केंद्र में भी और राज्य में भी। अब नीतीश कुमार के 12 सांसद और 85 विधायक दोनों जगह सरकार के लिए बहुत अहम है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं।
उस ऑप्शन को जीवित रखना नीतीश कुमार चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के एंगल से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो ये लगातार चर्चा चल रही है, इस गुप्त मीटिंग के बाद नीतीश कुमार के कान खड़े हो जाते हैं। जब जब दिल्ली में हलचल होती है और उनके लोगों के साथ भाजपा का कोई भी हिस्सा, कोई भी सीनियर जो लीडरान है वो बात करने लगते हैं तो नीतीश कुमार के कान खड़े हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि शक और संदेह दो ही जगह होता है, या तो रिश्तों में होता है या फिर राजनीति में होता है। रिश्तों और राजनीति के जो संदेह हैं वो बहुत ही घातक होते हैं, आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देते हैं, किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जब जब ऐसी संभावनाएं होती है तो नीतीश कुमार के कान खड़े होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को अपने साथ रखने की एक बड़ी मजबूरी है। पहला तो ये कि केंद्र की सरकार में उनके 12 सांसद कंधा दिए हुए हैं, जिसके चलते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कुछ रह गया है तो 3-4 राज्य हैं जहां आने वाले समय में चुनाव है 26-27 में। सबसे पहले तो बिहार के पूर्वी छोर पर बसा हुआ जो पश्चिम बंगाल है वहां चुनाव है। भाजपा का ड्रीम है कि वो एक बार वहां अपनी सरकार स्थापित करे और वो नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं लगता है। तो नीतीश कुमार उसलिए जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2026 में ही असम का चुनाव है, वो भी बिहार से बहुत सटा हुआ है। तो इन सभी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार का मूड ठीक रखने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, जिसके लिए वो कर भी रही है। लेकिन दिल्ली की जो गुप्त मीटिंग है उसकी सूचना बार बार नीतीश कुमार को परेशान भी करती है और नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए मजबूर भी करती है। जब जब दिल्ली ने कोई फैसला किया है तब तब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। ये बात आप उठा के देख लीजिए, 2013 नीतीश कुमार ने क्यों पाला बदला था, तो दिल्ली ने एक फैसला लिया था नरेंद्र मोदी को एनडीए का बड़ा नेता बनाने का। अब बिहार में बड़ा नेता बनाने की बात कह के गए हैं, अब किसको किसको और बड़ा नेता बनाएंगे ये अमित शाह को तय करना है। और जब जब अमित शाह मीटिंग करके बिहार पर कोई फैसला करते हैं या बिहार से जुड़ा हुआ मीटिंग करते हैं तो नीतीश कुमार असहज होने लगते हैं। ऐसा कुछ देखने को मिला 2022 में। आपको याद होगा कि यहीं पर दिल्ली से लोग आकर के पटना में मीटिंग किए थे और उस मीटिंग में एक बयान आया था कि छोटी पार्टियां विलीन हो जाएंगी या विलय हो जाएंगी। नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया था। एक बार फिर से दिल्ली में बैठक हुई और उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के परसेप्शन गढ़े जाने लगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से आश्वस्त कर देता हूं कि बर्खास्तगी की बात हो, नीतीश कुमार के मूड की बात हो या नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात हो, नीतीश कुमार के असहजता की बात हो, इन सारी बातों को, या नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अपने कम सदस्यों को शामिल कराने की बात हो, ये नीतीश कुमार का एक पेंच है, एक दाव है, एक चाणक्य नीति है जिसको भाजपा भी अच्छी तरह से समझती है। नीतीश कुमार अभी वर्तमान में कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि भाजपा उनको जाने के लिए वैसा मौका देगी ही नहीं, न ऐसे अवसर पैदा करेगी जिससे कि नीतीश कुमार को असहजता हो। तो सीधी तौर पे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, कुछ भी होने जाने को नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि निशांत को लेकर के फैसला किसी और को नहीं करना है, उनको लाने की बेचैनी भाजपा को भी दिख रही है। और अब जब संजय झा का बयान बदला तो उनकी भी दिख रही है कि अगर निशांत आते हैं तो नीतीश कुमार पर जो समाजवाद परिवारवाद का एक ठप्पा नहीं अब तक लगा है वो हल्का सा उनको इफेक्ट करे और इसके साथ साथ नीतीश कुमार थोड़ा सा डिपेंडेंसी उनकी निशांत पर बढ़े तो उनको हल्के से साइड करके निशांत को आगे करके और भाजपा सत्ता हस्तांतरित करे। लेकिन ये भी रिस्क जो है भाजपा लेने वाली नहीं है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है, यानी कि 2 साल वेट एंड वॉच कीजिए, तब जाकर के ये सब कुछ नजर आएगा। लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, वो तो होती रहेंगी। बाबा वानी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर नई बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।